माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन टॉपिक्स, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सबसे पहला, एनीमिया किसको बोलते हैं? जब हमारे बॉडी में आरबीसी का फंक्शन जब डिक्रीज कर जाता है। किस वजह से? या तो आरबीसी का काउंट के घट जाने से या आरबीसी की क्वालिटी चेंज कर जाने से। इस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। और यह एनीमिया कई तरह के होते हैं। कितने कॉज का होता है एनीमिया? जैसे हेमोलाइटिक एनीमिया, जो कि आरबीसी के ज़्यादा ब्रेकडाउन होने से होता है। हेमरेजिक एनीमिया, जो कि बॉडी से ब्लड लॉस होने की वजह से होता है। इसके बाद आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो आयरन की कमी से होता है। पर्निशियस एनीमिया, जो विटामिन B9 और B12 के डिफिशियंसी से होता है। और ये प्लास्टिक एनीमिया, जो बोन मैरो के डिफेक्ट होने से होता है। तो एनीमिया तो ऐसे कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग जो आज जिक्र करने जा रहे हैं, ये जिक्र कर रहे हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। आयरन हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का एक सेंट्रल और वाइटल मेटल है या एलिमेंट है। इसी के कारण तो हीमोग्लोबिन बनता है। और यह आयरन ही नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट घट जाएगा, प्रॉपर अमाउंट बनेगा नहीं। तो इसको हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। अब बात करते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता क्यों है, तब इसके बाद बात चलेंगे इसके मॉर्फोलॉजी पे। तो देखिए, आयरन डिफिशियंसी हम जानते हैं कि एक आरबीसी बनने के लिए, जिस समय आरबीसी बनता है उस समय आरबीसी बनने के लिए, जैसे ये आरबीसी है, तो इस आरबीसी के बनने के लिए जो हीमोग्लोबिन बनता है, इसमें यह हीमोग्लोबिन में हीम में देखते हैं तो हीम में पायरोल मॉलिक्यूल होती है। पायरोल मॉलिक्यूल, चार पायरोल मॉलिक्यूल होता है। पायरोल, इसी बीच में यहाँ आयरन रहता है। तो ये आयरन जो होता है ना, इसी बीच में ये आयरन रहता है। इसी को पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? हीम कहते हैं। और इसी में जब ग्लोबिन जुड़ता है तो उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये आयरन जो होता है ना, इसी के कारण तो एक हीम बनता है और फिर हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये हम लोग देख लिए आयरन का जो यूटिलाइजेशन, आयरन का काम क्या है हीमोग्लोबिन बनने में। इसी की वजह से एक हीम बनता है और प्लस हीमोग्लोबिन बनता है। अब बात करते हैं कि आयरन की कमी क्यों होता है। देख लेते हैं कि कमी होने के कारण कहाँ से कमी हो सकता है। देखिए, सबसे पहला, जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो सबसे पहला डाइट की गड़बड़ी। नंबर 1 कि जो आप डाइट ले रहे हैं, हो सकता है उस डाइट में आयरन नहीं है या आयरन की कमी है। तो पहला कंडीशन आता है माल न्यूट्रिशन, यानी डाइटरी आयरन डिफिशियंसी। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आता है जो ज्यादा गड़बड़ी होता है, यह है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि आयरन जो होता है नॉर्मल में फूड में Fe3+ में होता है। याद रखना होगा, आयरन जो होता है फूड में Fe3+ में होता है। और ये Fe3+ पहले Fe2+ में चेंज होगा, तब जाकर के म्यूकोसा लेयर से ऑब्जर्व होता है। तो आयरन जो होता है Fe3+ में जो होता है, ये फूड में रहता है स्टेबल फॉर्म में, फेरिक फॉर्म बोलते हैं इसको। और ये जीआई ट्यूब में आने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा ये Fe2+ में चेंज करता है। या फिर स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जब लेते हैं तो इसके कारण ये Fe2+ में चेंज करता है। अगर बाई द वे आप जो खाना खा रहे हैं उसमें मान लीजिए सपोज दैट विटामिन सी की कमी है, या सपोज दैट अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये डाइजेशन नहीं होता है। अब ये गड़बड़ी कब होता है? ये गड़बड़ी होता है कि जब हम खाने के साथ विटामिन सी नहीं लेते हैं, और इससे भी ज़्यादा जब खाने के पहले और खाने के बाद
जब हम लोग एंटासिड ये ले लेते हैं, कभी भी एंटासिड जो आता है ना एलोपैथिक में, एचसीलॉक है, पेन 40 है, कभी भी एंटासिड ड्रग्स कभी भी खाना खाने के जस्ट पहले और खाना खाने के बाद नहीं लेना चाहिए। नहीं तो एंटासिड क्या करता है कि एसिड के फॉर्मेशन को घटा देता है। एंटासिड से एसिड का सिंथेसिस घट जाता है, और जब एसिड का सिंथेसिस घटेगा तो उस केस में आयरन का डाइजेशन नहीं होता है। तो कभी भी इसलिए कैल्शियम डाइट भी कभी साथ नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम का टैबलेट, कैल्शियम डाइट आयरन के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन बेसिक मीडियम में होता है, जो कि आयरन का ऑब्जर्प्शन और डाइजेशन एसिडिक मीडियम में होता है। आयरन कभी भी बेसिक मीडियम में डाइजेस्ट और ऑब्जर्व नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आयरन का जो टैबलेट लेते हैं, आयरन डाइट लेते हैं, उसके आगे पीछे कभी भी एंटासिड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एंटासिड आयरन के डाइजेशन को बंद कर देता है। याद रखें इस चीज़ को। तो Fe3+ जो है वह क्या होगा, Fe2+ में चेंज नहीं हो पाती है। तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ी होती है डाइजेशन के साथ। अब तीसरी गड़बड़ी होती है एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये 24 घंटा के बाद होती है, तुरंत नहीं होता एब्जॉर्प्शन। क्यों एब्जॉर्प्शन के बाद होती है? क्योंकि अब ये जो Fe2+ है, Fe2+, अब फिर ये सब म्यूकोसा लेयर में, याद रखना है, Fe2+ सब म्यूकोसा लेयर में फिर से Fe3+ बनता है। Fe3+ फिर से बनता है। फेरिक ट्रांसफरेज एंजाइम जो होती है, इसके हेल्प के द्वारा ये फेरस जो होता है फिर से फेरिक में चेंज करता है। तो 24 घंटा के बाद ही ऑब्जर्व होती है। अगर बाय द वे किसी पेशेंट में किसी इन्फेक्शन के कारण, पैरासाइट के कारण या विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण अगर सपोज दैट ये म्यूकोसा लेयर टूट गया 24 घंटा के पहले ही, तो यह आयरन ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये भी एक गड़बड़ी होती है ऑब्जर्प्शन का प्रॉब्लम। तो अब क्या है, यहाँ पर Fe3+ जो फिर से बन जाता है। अब यहाँ पे एक चौथा जो प्रॉब्लम आता है यहाँ से, वो है ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आयरन यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगी और यह आयरन प्रॉपर बॉडी में नहीं जा पाएगी। अब क्या होता है, और क्या होगा, ये यूरिन से बाहर लॉस हो जाएगी। तो यहाँ से चौथा जो प्रॉब्लम होता है बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब बाइंडिंग और ट्रांसपोर्ट जो होता है वो IBG के द्वारा होता है, आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आयरन यहाँ से बाइंड नहीं होता है और ये यूरिन से पास कर जाएगी। IBG का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? लीवर से होता है। अगर लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी तो उस केस में IBG का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके कारण भी क्या होगी, आयरन डिफिशियंसी होगी। अगला जो कॉज आता है, नेक्स्ट है जो अगला नेक्स्ट कॉज है, वह है 5वां नंबर कॉज, इंक्रीज डिमांड। डिमांड ज्यादा हो जाता है। डिमांड, आयरन का डिमांड ज्यादा हो जाता है। आयरन का डिमांड ज्यादा होके हो जाता है। तो आयरन का डिमांड का सबसे पहला कारण है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो फीटस जो डेवलप होती है, उस डेवलप होने में फीटस को आयरन की जरूरत पड़ता है, तो वो आयरन लेता है मदर से। नंबर 2, लैक्टेशन। लैक्टेशन में जो होता है मिल्क के सहारे आयरन लॉस होता है, इसकी वजह से भी आयरन डिफिशियंसी होती है। अगला कॉजेज, एक्सेस मेंस्ट्रुएशन। अगर मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा होता है अगर बाय द वे, तो ब्लड के सहारे आयरन का लॉस होता है, ये भी एक कॉज हो जाता है डिमांड के कारण। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो कंडीशन होता है वह है शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट इंटरवल प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी अगर शॉर्ट इंटरवल का होता है तो उस केस में आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट आता है क्रोनिक इन्फेक्शन। अगर पुराना इन्फेक्शन अगर बॉडी में होता है तो उसके कारण भी आयरन की कमी होती है, क्योंकि पुराना इन्फेक्शन में क्या होता है कि फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस जो होती है वो आयरन के हेल्प के द्वारा ही होता है। तो आयरन की कमी हो जाएगी तो उस केस में क्या होगी, यहाँ पर फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस नहीं हो पाती है। लेकिन खैर, तो ये सब क्या था, इंक्रीज डिमांड होता है। अब अगला कॉज होता है नेक्स्ट आयरन लॉस। अगर बाय द बॉडी से कहीं ब्लड लॉस होता है तो उस केस में आयरन की लॉस होती है, चाहे हुक वर्म का इन्फेक्शन है,
इपिस्टैक्सिस है, पाइल्स, फिशर, हिमैचुरिया, पेप्टिक अल्सर या फिर जेनाइटल हेमरेज। तो ये सब कंडीशंस के वजह से आपका आयरन जो है वो लॉस करता है। तो इसके वजह से भी क्या होता है, आपके बॉडी में आयरन की कमी होती है। यानी कि छठा नंबर क्या देखते हैं यहाँ पे, लॉस, है ना। तो ये सब कॉज देख लीजिए क्या चीज़ का, आयरन के डिफिशियंसी होने का। तो डाइट की कमी, डाइजेशन डिजॉर्डर, अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट, डिमांड ज़्यादा है और लॉस ज़्यादा हो रही है। ये सब जितने भी कॉज देखें, ये सब की वजह से हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है और इसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। जब आयरन की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का जो फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल जो यहाँ पे जो माइलोइड सेल है, तो माइलोइड सेल से जो यहाँ पर इरिथ्रोसाइट जो बनता है, तो एक माइलोइड सेल का साइज कितनी होती है, लगभग उसे 300 फेम्टोलीटर होता है। और वहाँ से लास्ट में कितना बन जाता है, ये 80 से लेकर के और 96 फेम्टोलीटर तक बनता है। तो अगर बाय द वे यहाँ से यहाँ तक बनने में कितना दिन लगता है, 9 दिन का समय लगता है। 9 दिन में आयरन जो होता है क्या होता है, आरबीसी जो होता है ना प्रॉपर मैच्योर बन जाती है। तो आयरन रहने से प्रॉपर इतना दिन में बन जाता है। अगर बाय द वे आयरन की कमी हो जाएगी, ये 9 दिन की जगह कितना दिन बन जाएगा, ये 12 दिन लगेगा इसको बनने में, क्या चीज़ को, आरबीसी को। जिसके कारण आरबीसी का साइज जो होता है वो छोटा हो जाएगा। तो आरबीसी का साइज छोटा होने को क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइट कहेंगे, माइक्रोसाइट। यानी कि उसका जो 80 फेम्टोलीटर से, नॉर्मल साइज कितना होता है 80 से लेकर के 96 फेम्टोलीटर होता है। अब क्या हो जाएगा, इसका 80 फेम्टोलीटर घट जाएगी तो माइक्रोसाइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होने से क्या हो जाएगी, हाइपोक्रोमिक हो जाएगी। यानी ये पेशेंट का क्या हो जाएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। चलिए अब क्या बात करते हैं सिम्टम पे। आयरन डिफिशियंसी का सिम्टम क्या होगी, तो जो नॉर्मल सिम्टम जो होती है सभी सारे एनीमिया में, उस तरह से आपको नर्वस सिस्टम्स के सिम्टम से लेकर के जाइटल तक होते हैं, है ना। जैसे हेडेक, वर्टिगो, मेमोरी लॉस, स्लीप डिजॉर्डर्स, सेंसरी डिजॉर्डर्स। रेस्पिरेशन में डिजनिया होती है। अब सीवीएस में बीपी लो हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाता है सीवीएस में। उसके बाद जेनाइटल में क्या मिलेगा कि जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन घट जाती है, इसकी वजह से एमेनोरिया हो सकता है, ओलिगोमेरिया हो सकता है। इसका तो कोई स्पेसिफिक सिम्टम क्या होता है, स्पेसिफिक सिम्टम में क्या होता है कि माउथ में एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, या फिर टंग पे कलर उसका चेंज कर जाता है, या फिर उसका इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि आयरन की कमी होने से क्या होता है, बार इन्फेक्शन होता है। हेयर लॉस करेगा, जो नेल होता है वह व्रिंकल हो जाएंगे, या फिर क्लबिंग ऑफ नेल हो जाएगा यहाँ पे, या फिर ऑसोफेगस में प्लामर विल्सन सिंड्रोम हो जाता है। ये सब आयरन डिफिशियंसी के होने का ये सब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो आयरन का स्पेसिफिक सिम्टम ये सब आता है। अब बात करते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है। जब हम लोग जांच कराएंगे तो कराएंगे सबसे पहला सीरम आयरन कराएंगे तो क्या मिलेगा, उसका नॉर्मल अमाउंट जितना रहता है उसे घट जाएगा, यानी 30 मिलीग्राम से इसका क्या रहेगा, अमाउंट घटा रहेगा। दूसरा जो होता है आपका आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन IBGP, ये क्या रहेगा, आपको डिक्रीज मिलेगा। ये भी देख लेते हैं हम लोग। SGPT हो सकता है कि SGPT बढ़ा हुआ रहता है। आरी ऑफ स्टूल ये कराएंगे तो इसमें हुकवर्म का पैरासाइट मिलता है। इसके बाद अगर कहीं से ब्लड लॉस करता है तो उसका हम लोग स्कोपी करा करके उसका एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं। तो ये आपको आता है आयरन डिफिशियंसी का इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। हम लोग क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला मैनेजमेंट तो डाइट में है। डाइट में क्या है, आयरन डाइट बढ़ाते हैं, आयरन सप्लीमेंट भी देते हैं, आयरन कंटेनिंग डाइट देते हैं। नंबर 2 डाइजेशन। जब भी खाना खाएंगे तो उसके 10 मिनट के बाद उसको स्कॉर्बिक एसिड जरूर देते हैं, विटामिन सी देते हैं। और कभी भी खाना के आगे पीछे कभी भी गैस की दवा नहीं देना चाहिए, एंटासिड की दवा कभी नहीं देना है उसको, या आयरन के साथ कभी भी कैल्शियम डाइट कभी नहीं देंगे।
इसका ऑब्जर्प्शन को बचाने के लिए क्या करेंगे, फिर वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जो वर्म का प्रॉब्लम है तो वर्म का मेडिसिन चलाते हैं। नेक्स्ट जो लीवर को ट्रीटमेंट करने के लिए ताकि ट्रांसपोर्ट अच्छा हो सके, इसके लिए हम लोग लीवर का ट्रीटमेंट करेंगे। उसका अलावा बॉडी से कहीं से लॉस हो रहा है बाय द वे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका अलग से हम लोग हेमरेजिक ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर बाय डिमांड ज़्यादा रहता है तो हम लोग डिमांड को पूरा करते हैं। जितना ज़्यादा हो, जैसे प्रेगनेंसी में डबल या ट्रिपल डोज आयरन देना पड़ता है। तो ये उसका हो गया कंडीशन मैनेजमेंट में। अब बात इसका मेडिसिन में आता है, तो इसके मेडिसिन के लिए सबसे अच्छा जो मेडिसिन है वो फेरमफॉस है, चाइना है, सीना है, ये सब मेडिसिन को हम लोग चलाते हैं और इसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ठीक हो जाती है। ये था आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करिएगा, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।